नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ओम का नियम होता क्या है, ये किन परिस्थितियों में लागू होता है, साथ में प्रतिरोध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहां पर हम देखेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनका बेसिक वीडियो है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये जो नियम है वो किसी तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उस तार में से बहने वाली धारा के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ये एक वैज्ञानिक रहे हैं 1826 में, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ये नियम दिया गया था। नियम क्या है, एक एक करके इसके सभी बिंदुओं की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ओम का जो नियम है वो 1826 में दिया गया। कब दिया गया? 1826 में। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया। इनके नाम पर ही ओम का नियम रखा गया है। ओके, ओम का नियम। अब देखिए, ये जो नियम है वो क्या बताता है। यह नियम देखो, तार पर या हम कह सकते हैं चालक पर, तार पर आरोपित विभवांतर, तार पर आरोपित विभवांतर जिसको हम V से लिखते हैं, तार पर आरोपित विभवांतर एवं उसमें से बहने वाली धारा के मध्य संबंध को बताता है। उसमें से प्रवाहित धारा के बारे में बताता है, प्रवाहित धारा के मध्य संबंध को बताता है, संबंध को बताता है। अभी बता देंगे कि क्या संबंध है इनके बीच में। तो पहली बात तो ये है कि ये किसी चालक तार पर आरोपित विभवांतर जिसको हम V से पुट करते हैं, उसमें से बहने वाली धारा I के बीच में रिलेशन को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये नियम कब लागू होगा? कुछ भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहनी चाहिए, भौतिक परिस्थितियां वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, तब ये नियम लागू होना चाहिए। कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहनी चाहिए वो देख लीजिए। भौतिक परिस्थितियां आप देखेंगे, जैसे भौतिक परिस्थितियां जैसे हमारे पास में चालक की लंबाई, चालक की लंबाई है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ओके, उसके पश्चात जैसे ताप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ताप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ताप, दाब, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये सारी चीजें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव
नहीं आना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब नियम क्या है, नियम को एक बार समझ लीजिए। देखिए नियम को अच्छे से आप समझ लेंगे। क्या है नियम? नियम देखें, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या कहता है नियम, देखें आप। देखिए ओम का नियम यह कहता है कि आपके पास में यदि कोई चालक है, कोई तार है, तो उसमें उस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। कि भौतिक परिस्थितियां जैसे चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, दाब, ताप आदि स्थिर रहती है, तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये नियम है। चलिए देखें आप, नियम क्या है। ओम के नियमानुसार यदि भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती है, यदि भौतिक परिस्थितियां, और भौतिक परिस्थितियां हमने पहले ही आपको बता दी है कि कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहनी है। यदि भौतिक परिस्थितियां जैसे क्या है, जैसे चालक की लंबाई, जैसे ताप, दाब, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, आदि क्या रहे, स्थिर रहे, तो यदि भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि कांस्टेंट रहे, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर को हम P से पुट करेंगे, P से लिखा जाएगा चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक से प्रवाहित, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है विद्यार्थियों। धारा को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धारा को किससे लिख रहे हैं, I से लिख रहे हैं। ये हमारे पास में नियम आ गया है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा समझ में। अब देखो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम आपके सामने रख देते हैं। देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये कोई चालक है, एक बार डायग्राम को आप देख लीजिए। क्या है डायग्राम में, ये हमारे पास में है एक सेल, ये हमारे पास में क्या है, एक सेल है, इसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल स्रोत। ये क्या है, विद्युत वाहक बल स्रोत, विद्युत वाहक बल स्रोत। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इससे विभवांतर उत्पन्न होगा। ये सेल है, ये क्या है,
या हम इसको इजी वे में समझें तो यह है विद्युत सेल, जिससे तार के सिरों पर हम विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं और इस सेल का विभवांतर है V। इस सेल का विभवांतर कितना है? V है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहां से यहां तक V विभवांतर उत्पन्न होने वाला है। कितना विभवांतर उत्पन्न होने वाला है? V विभवांतर क्रिएट होने वाला है। अब देखो, जब यहां से हमने इसको सेल से जोड़ा तो इसके धनात्मक टर्मिनल से इधर धारा का प्रवाह होगा। तो यहां से जो धारा बह रही है, जैसे हमने इस चालक को ले लिया, इस चालक को नाम दे देता हूं मैं PQ। PQ से भी ये जो धारा है वो I ही प्रवाहित होगी। यहां से बहने वाली जो धारा है वो I ही होगी। जो जितनी धारा इस चालक से बहेगी उतनी ही यहां से आगे से प्रवाहित होगी। एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास में चालक है और इस चालक से बहने वाली धारा I ही होगी, क्योंकि बैटरी द्वारा दी जाने वाली सारी की सारी जो धारा है वो इस चालक से प्रवाहित होगी। इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। ये यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम से, ओम का नियम हमें यह कह रहा है कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह है इसका गणितीय रूप है। ठीक है, ये मैथमेटिकली इसको हमने इस तरीके से पुट कर दिया। देखो, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा वहां पर एक कांस्टेंट जरूर आ जाएगा, और वो जो कांस्टेंट है यहां पर उस कांस्टेंट को हम R से पुट कर रहे हैं। इससे लिखा जा रहा है और समानुपाती के चिन्ह हटने के पश्चात आया है, तो ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो देखिए, जहां कैपिटल R समानुपाती स्थिरांक है, जहां कैपिटल R क्या है? समानुपाती स्थिरांक, और इस समानुपाती स्थिरांक को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत प्रतिरोध। इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे यहां पर। तो ये हमारे पास में आ गया है ओम के नियम का गणितीय रूप। ये क्या है? यह है ओम के नियम का गणितीय रूप। ओम के नियम का गणितीय रूप है ये। नियम का गणितीय रूप, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां से देखिए अपने पास में R बराबर क्या आ जाएगा? V बट्टे में I आ जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र आ चुका है V बट्टे में I। प्रतिरोध R बराबर आ चुका है V बट्टे में I। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा यहां पर प्रतिरोध होता क्या है, और V और I के बीच में ग्राफ भी खींचेंगे। उस ग्राफ से हमें क्या क्या मिलने वाला है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग में डाल लेता हूं, यहां पर अपना जो टॉपिक है वो हो जाएगा अब प्रतिरोध। अब हम यहां पर प्रतिरोध के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। प्रतिरोध, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से। यह है क्या चीज? यह है धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान। कि जब हम किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उस चालक के सिरों पर उस विभवांतर की वजह से चालक में मौजूद जो आवेश हैं वो एक बल का अनुभव करते हैं, और उस बल के प्रभाव में वो गति करते हैं। गति करेंगे तो वो दूसरे आयनों से टक्कर करेंगे, दूसरे परमाणुओं से टक्कर करेंगे, और उस टक्कर में जो बाधा उत्पन्न होती है
उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके, जैसे वापस उसी डायग्राम की ओर ले चलता हूं मैं कि यहां पर आवेशवाहक के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन धात्विक चालक के अंदर आवेशवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, धारा इधर बह रही है, जबकि ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये जैसे मैंने सीधी रेखा में दिखाया है, इस तरीके से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था, ये जिगजैग मोशन करते हैं, ये अपवन गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये दूसरे परमाणुओं से टक्कर कर लेते हैं, दूसरे आयनों से टक्कर कर लेते हैं, इस वजह से इनकी जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो दूसरे आयन से टक्कर करते हैं या परमाणुओं से टक्कर करते हैं तो इनके मार्ग में एक बाधा उत्पन्न होती है, एक रुकावट उत्पन्न होती है। उसी बाधा या रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, इस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट विद्युत प्रतिरोध कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, या हम कह सकते हैं रुकावट, या रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली जो बाधा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध कह रहे हैं। अब देखिए, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ओम के नियम से प्रतिरोध का हमारे पास में एक आसान फॉर्मूला है, कैपिटल R बराबर V बट्टे में I, V बट्टे में I। ये हमारे पास में एक आसान सा सूत्र है प्रतिरोध का, V बटेवा I। ओके, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा का जो अनुपात है वो प्रतिरोध के तुल्य होता है। इसको इस तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम इस प्रतिरोध का मात्रक, विमा, ये सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि R ये सदिश है कि अदिश राशि है। तो R एक कैसी राशि है? क्योंकि जो विभवांतर है वो एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, तत्पश्चात कैपिटल R भी एक अदिश राशि होती है। ओके, तो R एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि। R कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। R कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। R जिसे हम प्रतिरोध कह रहे हैं एक अदिश राशि होती है। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। R का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, R का मात्रक वही होगा जो V बट्टे में I का मात्रक होगा। तो R का मात्रक बराबर होगा V बट्टे में I का मात्रक, V बट्टे में I का मात्रक। V यहां पर चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I यहां पर धारा है जिसका मात्रक एम्पियर होता है।
तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं ओम। इसी को क्या कहेंगे? ओम कहेंगे, OHM। इसका जो सिंबल है वो हमारे पास में इस तरीके का होता है, ये ओम का लिखने का तरीका है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर के इक्वल होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर आपके सामने इसकी विमा भी पुट कर देता हूं। देखिए, प्रतिरोध की विमा प्रतिरोध जिसे हम कैपिटल R से लिख रहे हैं कि विमा क्या होगी। देखिए, R की विमा वही होगी जो V बट्टे में I की विमा होगी। R की विमा बराबर होगी V बट्टे में I की विमा। तो देखिए, V यहां पर विभवांतर है और विभवांतर W बट्टे में Q होता है, ठीक है। तो यहां से विभवांतर की जो विमा होती है वो M1 L2 T-3 A-1 होती है। फिर आप ध्यान दें, I इसकी विमा A1 होती है। यहां से आप ध्यान देंगे इसकी विमा फाइनली क्या निकल कर आएगी हमारे पास में, M की घात 1, L की घात 2, T की घात -3, 1 की घात -2। ये हमारे पास में कैपिटल R प्रतिरोध की विमा आ जाएगी। प्रतिरोध की विमा हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब देखो वापस लौटते हैं इसी ओम के ऊपर कि ओम होता क्या है। देखिए, अभी हमने लिखा है R बराबर V बट्टे में I, और R का जो मात्रक है वो ओम होता है। अब मैं एक ओम को परिभाषित करने जा रहा हूं। यदि हमारे पास में V बराबर हो 1 वोल्ट, मतलब चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट, वह चालक में से बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो यहां से आप देखेंगे कैपिटल R बराबर 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर, यह आ जाएगा 1 ओम। इसके बराबर आ जाएगा 1 ओम। तो इसकी जो डेफिनेशन है 1 ओम की परिभाषा, वो क्या हो जाएगी? 1 ओम की परिभाषा हमारे पास में आ रही है। आप यहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि हम किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, चालक तार के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर है यदि वो 1 वोल्ट है, चालक में से बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यहां से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन हमारे पास में है, यदि चालक तार के सिरों पर, यदि चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक से बहने वाली धारा, चालक से बहने वाली धारा धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। यह 1 ओम की डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए।
यदि हम चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें तो चालक में से बहने वाली धारा यदि 1 एम्पियर है तो चालक का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा, 1 ओम के तुल्य होगा। यह है 1 ओम की परिभाषा और यह आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं कुछ ग्राफ के जरिए आपको रेजिस्टेंस निकालना समझाने वाला हूं कि किसी ग्राफ के जरिए हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखें, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये जैसे हमारे पास में यहां पर चलिए हटाना पड़ेगा सब कुछ। नहीं, ओके, ये हमारे पास में आ चुका है। ये हमने 2 एक्सिस यहां पर ले ली है। ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। इस तरफ हम लेंगे विभवांतर V। इधर क्या ले रहे हैं? विभवांतर, चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर जिसको हम V से पुट कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में हम चालक तार में से बहने वाली धारा, विद्युत धारा I लेकर चल रहे हैं। विद्युत धारा I लेकर चल रहे हैं। धारा इस डायरेक्शन में है, विभवांतर इस डायरेक्शन में। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, हम यहां पर ओम के नियम से ग्राफ खींचने वाले हैं। ओम का नियम हमें क्या कहता है? ओम के नियम से, ओम का नियम हमें यह कहता है कि चालक तार पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यदि V और I के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होने वाली है और वो इस तरीके की रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा। ये एक आसान सा ग्राफ है। अब देखो, इस ग्राफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यदि हम इस वाले एंगल को थीटा मान लें, इस वाले एंगल को कितना मान लें? थीटा मान लें। देखो, यहां से अब यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं इस तरीके से, और यहां से हम खींच रहे हैं इस तरीके से। आप देखते जाइए, ये वाला जो मान है यहां से लेकर यहां तक, ये V को बताएगा। किसको बताएगा? V को। और यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वो I को बताएगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, I को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं A, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम B। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया B, इस वाले बिंदु को नाम दे दिया A, और ये वाला जो बिंदु है वो है O। ओके, चलिए, अब यहां पर हमारे पास में एक ट्राइंगल आ चुका है। क्या आ गया है? ट्राइंगल। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं, मैथ्स की बेसिक चीजें। किसी रेखा का ढाल, जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो रेखा का जो ढाल होता है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो रेखा का ढाल होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होगा। देखो, मैं आपको थोड़ा सा रेखा का समीकरण याद दिलाता हूं। y बराबर mx प्लस c के बराबर ये रेखा का समीकरण है। क्या है? रेखा का समीकरण। अब इसके अंदर ये जो m होता है ये रेखा का ढाल होता है। m क्या होता है? रेखा का ढाल इसको कहा जाता है। रेखा का
ढाल, और C को हम अंतःखंड कहते हैं। यदि हम ग्राफ इनका देखें तो इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ये वाली जो वैल्यू है वो C के बराबर होती है। इधर अक्ष है, इधर Y है। ओके, अब यहां से यदि हम इसको आगे बढ़ाएं और ये वाला एंगल देखें, थीटा है, तो थीटा तो रेखा का ढाल है m बराबर tan थीटा के बराबर होगा, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करें dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। इसके बराबर होगा dy बाई डी एक्स के बराबर। dy बाई डी एक्स करेंगे आप इसको तो ये m के बराबर आ जाएगा, जो कि रेखा के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो रेखा का जो ढाल होता है वो m से लिखा जाता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो इस डायग्राम में आप देखें, ये जो m है वो किसके इक्वल हो जाएगा? m बराबर tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल है? tan थीटा होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बटे व आधार। तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती है, जो मैं बोल रहा हूं वो देखें। थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली तो है लंब, जिसे हम ए बी से लिख रहे हैं। आधार देखो 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा होती है कर्ण, इसके सामने वाली ये भुजा लंब, तो ये बच गया आधार OB। आधार क्या बच गया? OB बच गया। अब यहां पर आप गौर करके देखेंगे कि स्मॉल m है, ये बराबर है tan थीटा, एक इसके बराबर है tan थीटा के, और ये बराबर है AB बट्टे में OB। AB हमारे पास में है V, OB हमारे पास में है I। तो ये हमारे पास में है V, ये हमारे पास में है I, तो V बट्टे में I के इक्वल होगा, ये के बराबर होगा V बट्टे में I। और V बट्टे में I है जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। ये ओम के नियम में हमने पढ़ ही लिया है। तो किसी रेखा का ढाल यदि V और I के बीच में ग्राफ खींचें तो उस रेखा का जो ढाल होता है, रेखा का जो ढाल होता है वो प्रतिरोध को इंगित करता है, प्रतिरोध को बताता है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि tan थीटा है ये बराबर होता है R के, थीटा है वो समानुपाती होता R के। मतलब थीटा जब इंक्रीज होता है तो R भी इंक्रीज होगा। थीटा जब जैसे जैसे यहां पर बढ़ेगा तो प्रतिरोध की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, एक और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे हमारे पास में ठीक है, यहां पर हम ये हमने ले लिया है इस तरीके से। ओके, अब मैं एक ग्राफ यहां पर आपके सामने रखने वाला हूं कि इधर हमने लिया है V, इधर हमने क्या लिया है? V लिया है। V है वो विभवांतर को बताता है, इधर हमारे पास में धारा है I को बताती है। अब मैं यहां पर एक ग्राफ खींच रहा हूं। ऐसे सरल रेखा हमारे पास में है, ये भी एक सरल रेखा हमारे पास में है। देखो गौर करके आप देखेंगे, समझेंगे। ये हमारे पास में है चालक A और ये हमारे पास में है चालक B, या आप इसको धातु A धातु B भी ले सकते हैं। ये वाला जो एंगल है वो है थीटा A और ये वाला जो एंगल है वो है थीटा B। दो अलग अलग धातुओं के लिए V और I के बीच में खींचे गए ग्राफ के लिए ये वाला एंगल थीटा A, ये वाला एंगल थीटा B। इतना क्लियर हो गया? अब यदि हम बात करें कि इनमें से यदि इसका रेजिस्टेंस, एक का प्रतिरोध कितना है? RA, एक का प्रतिरोध कितना है? RA। B का जो प्रतिरोध है वो है RB। एक का प्रतिरोध हो गया RA, B का प्रतिरोध हो जाएगा RB। B का प्रतिरोध ये हो जाएगा RB। ये तो रेजिस्टेंस हो गए।
अब यहां पर इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस कम होगा, ये हमारे को ढाल से पता चलेगा। ये हमने अभी अभी देखा कि थीटा का मान जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो थीटा ए वाला जो एंगल है वो ज्यादा, बी वाला एंगल है वो कम। तो यहां पर थीटा ए है वो बड़ा है थीटा बी से, तो आर ए है वो बड़ा होगा आर बी से। आर ए है वो ग्रेटर देन आर बी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आर ए ग्रेटर देन आर बी, ओके। क्योंकि जिसका ढाल जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होने वाली है। और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं यहां पर फिर से इसी टाइप का एक डायग्राम ले लेता हूं। पुनः उसी टाइप का डायग्राम ले रहा हूं मैं। एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से। क्या ये लाइन सही नहीं खींची गई है? सीधी नहीं है, सीधी होनी चाहिए बट हुई नहीं है, अब भी नहीं हुई, अब है, ठीक है, ओके। अब आप ध्यान दें कि यहां से मैं ये दो धातुओं के लिए, ये एक धातु के लिए, ये दूसरी धातु के लिए, दो स्थितियां मैं लेकर चल रहा हूं। देखिए एक बार बोर्ड पर ध्यान देंगे, मैं जो क्वेश्चन आपको स्थिति आपको बताने जा रहा हूं उसको एक बार समझें। इधर हम ले रहे हैं V और इधर हम ले रहे हैं I। एक तरफ हम ले रहे हैं विभवांतर, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं धारा। ये हमारे पास में चालक 1 है, ये चालक 2 है। ये वाला जो एंगल है वो है थीटा 1, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा 2, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो है T1 और इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है। ये हमारे पास में दो अलग अलग स्थितियों के अंदर, दो अलग अलग स्थितियों में ताप हैं, T1 व T2 हैं। भिन्न स्थितियों में एक ही चालक के लिए हो सकती है, T1 व T2 तो भिन्न स्थितियों में ताप है, तो भिन्न स्थितियों के ताप हैं। ये भिन्न स्थितियों के ताप हैं। तो देखिए इनमें संबंध, तो इनमें क्या संबंध है, इनमें संबंध है। क्वेश्चन देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जा सकता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है कि T1 है वो बड़ा है T2 से, ये रिलेशन हो सकता है, या हो सकता है कि T2 है वो बड़ा है T1 से। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि T1 और T2 दोनों बराबर हैं, या हम कह सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि A या B दोनों भी हो सकते हैं, ऐसे कोई ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो इनमें से एक तरीके का ये क्वेश्चन हो गए, किसी चालक के लिए दो भिन्न परिस्थितियां हैं तो उनके बीच में, तापों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ओके। तो यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा अभी वाली जो स्थितियां है उसको याद दिलाता हूं। यहां पर थीटा 1 है वो बड़ा है थीटा 2 से, तो इस स्थिति के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूं। ये हमने ले लिया R1, ये हमने ले लिया R2। इस स्थिति में जो रेजिस्टेंस है वो R1, इस स्थिति में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। तो यहां पर R1 है वो बड़ा होगा, R2 है वो क्या होगा, छोटा। तो ये समझ लीजिए। और देखिए जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, चालक का रेजिस्टेंस ताप के साथ में बढ़ता है, ताप के साथ में क्या होता है, बढ़ता है। तो T1 है वो बड़ा होगा और T2 है वो क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं इसको भी समझा दूंगा कि जैसे जैसे ताप इंक्रीज होगा, ताप है जिसको हम T से लिख रहे हैं, T बढ़ता है तो R भी
बढ़ता है। ये आपको समझ लेना है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि T1 की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, T2 की वैल्यू है वो क्या है, कम होने वाली है। तो ये मैंने दो स्थितियां बताई है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं कि जो रेजिस्टेंस है उसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो देखिए, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध जिसे हम कैपिटल R से लिख रहे हैं कि निर्भरता, ये किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर हमारे पास में है, इसका जो मान है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता। आप जितना बड़ा चालक लेंगे प्रतिरोध का जो मान है वो उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से लिख रहे हैं, ये चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। फिर हमारे पास में है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं कि देखिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होने वाला है। ओके, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है कि जैसे जैसे अनुप्रस्थ मतलब चालक की मोटाई बढ़ेगी तो धारा आसानी से प्रवाहित होगी, उसके मार्ग में उतनी ही कम बाधा होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये ताप पर भी निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, जैसे जैसे यहां पर आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ये चालकों के लिए ही है, हम इसको डिटेल से वैसे पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये सिर्फ किसके लिए है, चालकों के लिए ही है। किस तरीके से निर्भर करता है वो एकदम क्लियर करवा देंगे, आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो ताप पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा दाब पर भी निर्भर करता है, दाब से ताप चेंज होता है, ताप से रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओके, तो ताप, दाब, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन सारी स्थितियों से रेजिस्टेंस का मान है वो प्रभावित होता है, बदलता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि R बराबर होता है V बट्टे में I। तो हमारे को ऐसा लगता है कि V और I के ऊपर R की वैल्यू है वो निर्भर करती है, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा R बढ़ जाएगा, I का मान घटने पर R बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है विद्यार्थियों। V का मान आप दुगुना कर देंगे तो I का मान भी दुगुना हो जाएगा, V का मान आधा कर दोगे तो I का मान भी आधा हो जाएगा। इन V और I के मान को परिवर्तित करने पर R के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स प्रतिरोध का जो मान है वो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यही मैं पुट करने जा रहा हूं। अब देखो यहां से क्या निष्कर्ष मिल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, R का मान, R का मान V व I पर निर्भर नहीं करता, I पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी वैल्यू है वो V मतलब विभवांतर और धारा के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ओम के नियम और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा। आपको इस चैप्टर से या हमारे संपूर्ण सिलेबस के यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, ये हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए और अच्छी राइटिंग में
और अच्छी क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स आपको इस पर अवेलेबल हैं। आप देखें, सर्च करें, मिल जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारा मैटर आपको मिलने वाला है। हैंड रिटन नोट्स तो है ही हैं, वो हमारे काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि क्वालिटी बहुत शानदार है। नोट्स की राइटिंग के अलावा उनका जो मैटर है वो बहुत ही लाजवाब है। आपको वीडियोस के कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत ही कम प्राइस पर, बहुत ही कम रेट पर। देखिए क्या क्या कौन कौन सी क्लास के मिलने वाले हैं। आप 9th का ले सकते हैं, 10th की साइंस ले सकते हैं, 11th फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। नीट के आपको मिल जाएंगे, RUHS के मिल जाएंगे, IIT मेन के मिल जाएंगे, RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाले हैं। तो आज ही जाइए और बहुत कुछ मैटर है, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर आप आनंद लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।